एक समय की बात थी। सीतापुर गांव में सब अच्छा चल रहा था। गांव वाले बहुत खुशी से अपना जीवन जी रहे थे, पर न जाने अचानक कहां से एक चुड़ैल का साया गांव पर मंडराने लगा। शाम होते ही कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि चुड़ैल उसे अपने साथ लेकर चली जाती थी। एक दिन पता नहीं हमारे गांव को किसकी नजर लग गई, सब ठीक चल रहा था, न जाने ये चुड़ैल कहां से आ गई। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। हमें कुछ करना चाहिए। किसी बाबा को बुलाकर इस चुड़ैल के साये को अपने गांव से दूर करना चाहिए। गांव वाले बातें तो करते हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं होती कि वो बाबा को गांव में बुलाएं। अब रोज गांव वाले ऐसे ही डर के समय में जी रहे थे। उसी गांव में महावीर नाम का सबसे अमीर आदमी रहता था। उसके बेटे का नाम अजय था। एक दिन उसके बेटे के बचपन का दोस्त उससे मिलने आया। वो और उसके पिता काफी साल पहले विदेश चले गए थे। अपने दोस्त के घर पहुंचकर, अजय, अरे ओ अजय, देख मैं आ गया। विपुल, तेरा दोस्त आ गया, जल्दी से बाहर आ। कौन है? काका, मैं विपुल। कितने सालों के बाद आज मैं गांव आया हूँ अजय और आप सबसे मिलने के लिए। बेटा विपुल, तुम इतने सालों के बाद अकेले आए हो? पिताजी नहीं आए? काका, आपको तो पता ही है कि पिताजी को काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। अच्छा काका, मैं अंदर जाता हूँ। ये कहकर विपुल घर के अंदर जाता है और अजय को ढूंढने लगता है। अजय, ओ अजय, कहाँ है भाई? और तभी सामने उसे अजय की फोटो पर माला टंगी दिखाई देती है। काका, ये अजय की फोटो पर आपने माला क्यों टांग रखी है? ऐसा कहकर विपुल उस माला को उतारने लगता है। बेटा, इसे मत उतारो, ये उसकी आत्मा की शांति के लिए है। काका, ये सब कैसे हो गया? कब हुआ? ये कहकर विपुल बहुत रोने लगता है। बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए मैंने अजय की शादी अपने दोस्त की बेटी नैना से तय कर दी थी। शादी से कुछ दिनों पहले दोनों शॉपिंग से आ रहे थे, तभी गांव के पास आकर उनका एक्सीडेंट हो गया और दोनों। ये कहकर महावीर रोने लगते हैं। विपुल को भी बहुत बुरा लगता है। वो महावीर को चुप करवाता है। अगली सुबह वो गांव में हर उस जगह जाता है जहां बचपन में वो जाया करते थे। घूमते घूमते शाम हो जाती है। तभी विपुल देखता है कि शाम होते ही सारे गांव वाले घर के अंदर चले गए हैं। कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखकर, ये क्या? शाम होते ही सारे गांव वाले घर में क्यों घुस गए? कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था। ये कहकर विपुल चलने लगता है। थोड़ा आगे चलते ही उसे कोई आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर वो थोड़ा आगे चलता है तो अचानक उसके सामने एक साया आ जाता है और उसके लंबे खुले बाल और नाखून देखकर विपुल वहीं पर बेहोश हो जाता है। विपुल के घर ना लौटने पर, काफी देर हो गई है पर ये विपुल अभी तक नहीं लौटा, चलकर देखता हूँ। महावीर जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं तो देखते हैं कि विपुल जमीन पर गिरा हुआ है। महावीर उसे होश में लाते हैं और उसे घर ले जाते हैं। घर आने के बाद विपुल सारी बातें महावीर को बताता है। ये सुनकर, बेटा, न जाने हमारे गांव में कहां से चुड़ैल आ गई है और वो गांव वालों को बहुत परेशान करती है। रात में अगर कोई उसे बाहर दिख जाता है तो उसे वो अपने साथ लेकर चली जाती है। काका, आप ये क्या कह रहे हैं? ये सब कब से हो रहा है? थोड़ा सोचकर, बेटा, ये सब अजय की मौत के कुछ दिनों बाद से ही हो रहा है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी किसी गांव वाले की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। महावीर जी, बाहर आइए! भगवान के लिए बाहर आइए महावीर जी! क्या हुआ हरिराम? महावीर जी, मेरे बेटे को चुड़ैल उठा कर ले गई है। कुछ कीजिए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। काका, हमें कुछ करना चाहिए। बेटा, हम क्या कर सकते हैं? काका, अपने गांव में एक बाबा हुआ करते थे। जब कभी भी हम बीमार होते थे तो आप और पिताजी हमारी नजर उतारने वहां लेकर जाते थे।
बेटा अब तो वो दूसरे गांव चले गए हैं। ये सुनकर विपुल एक प्लान बनाता है और महावीर के कानों में चुपचाप कुछ कहता है और उसके बाद दोनों घर में चले आते हैं। रात के वक्त महावीर को नींद नहीं आती और वो विपुल के पास जाता है। बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेटा इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अपना बेटा तो मैं पहले ही खो चुका हूँ, अब तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये कहकर महावीर रोने लगते हैं। विपुल महावीर को चुप कराता है। काका मैं सब ठीक कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह महावीर विपुल की कहने पर उस बाबा को बुलाने चले जाते हैं। समय बीतने लगता है। धीरे धीरे शाम होने लगती है। सारे गांव वाले फिर से अपने घर में छुप जाते हैं। पूरी तरह से शाम होती है। विपुल घर के बाहर आता है। चुड़ैल, ओ चुड़ैल, अब कहाँ है तू? हिम्मत है तो सामने आ। तू इन मासूम गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? विपुल के चिल्लाने पर भी कोई नहीं आता। विपुल बार बार उस चुड़ैल को बुलाने लगता है। चुड़ैल, ओ चुड़ैल, हिम्मत है तो सामने आ। तभी जोर से हवाएं चलने लगती है। तू मेरा मुकाबला करेगा? तेरी इतनी हिम्मत? चुड़ैल उसे हवा में उड़ाकर फेंक देती है और फिर से उसे उठाकर जैसे ही फेंकने वाली होती है तब महावीर उस बाबा को अपने साथ लेकर आता है और बाबा चुड़ैल पर गंगा जल छिड़क देते हैं। गंगा जल पड़ते ही चुड़ैल का हाथ जलने लगता है। मर गई मैं। मेरा हाथ बहुत जल रहा है बाबूजी। तुमने मुझे बाबूजी कहा? कौन हो तुम? बाबूजी, मैं आपकी नैना, आपकी होने वाली बहू। तुम चुड़ैल कैसे बन गई और गांव वालों के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि इन गांव वालों की वजह से ही मैं चुड़ैल बन गई। उस दिन जब एक्सीडेंट हुआ तब हम दोनों बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। हम गाड़ी के नीचे दबे पड़े थे। ये गांव वाले सब देख रहे थे पर कोई भी हमारी मदद करने नहीं आया और मेरे सामने ही मेरे अजय ने दम तोड़ दिया। उसके बाद मेरा भी दम निकल गया। इन लोगों से बदला लेने के लिए मैं चुड़ैल बन गई हूँ। इतने में गांव वाले भी आ जाते हैं और ये सुनकर हाथ जोड़कर चुड़ैल से माफी मांगते हैं और भविष्य में ऐसा कभी भी ना करने का वादा करते हैं। चुड़ैल जी, मैं गांव का मुखिया हूँ। सभी गांव वालों की तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूँ। क्षमा कर दीजिए और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद इस गांव में सबकी मदद की जाएगी। अगर उस दिन किसी भी गांव वाले ने हमारी मदद की होती तो हम आज जिंदा होते और मुझे मेरे प्यार से दूर नहीं होना पड़ता। मेरा प्यार अधूरा नहीं रहता और ना ही हमारे माँ बाप को ऐसे बिना औलाद के जीना पड़ता। मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। नैना बिटिया, मेरे कहने से गांव वालों को माफ कर दो। नहीं बाबूजी, इनकी वजह से मैं चुड़ैल बनी हूँ। जब तक इन सभी गांव वालों को मैं मार नहीं डालूंगी तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बेटे, माफ कर देने वाला ही बड़ा होता है। मेरे लिए ना सही, अपने अजय के लिए ही माफ कर दे। बेटी, हम सब गांव वाले मिलकर तुम्हारी और अजय की आत्मा की शांति के लिए हवन करेंगे। तुम्हें मोक्ष दिलाएंगे। ये सुनकर चुड़ैल ने गांव वालों को माफ कर दिया। गांव वालों ने चुड़ैल और अजय की आत्मा की शांति के लिए गांव में हवन करवाया। बाद में चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल गई। सारे गांव वाले पहले की तरह ही खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। खून पीने वाले पिशाच की ये कहानी है। एक दिन प्रेम को मायूस देखकर सुमन प्रेम से पूछती है, क्या बात है प्रेम, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? कल रात मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि खून पीने वाले पिशाच ने मेरे दोस्त सूरज को मार डाला। हेलो? क्या हुआ प्रेम, बताओ ना क्या हुआ?
सूरज को वाकई में पिशाच ने मार दिया और उसके हाथ में भी वही लिखा था, नाउ योर टर्न, मतलब कि अब तेरी बारी। अब तेरी बारी? क्या मतलब? लगता है वो वापस आ गया है। वो वापस आ गया है? कौन वापस आ गया है? 5 साल पहले की ये बात है, जब मैं इंडिया में था। एक रात सूरज ने राजू को फोन किया था। हेलो राजू, मैं सूरज बोल रहा हूँ। यार एक बुरी खबर है, अभी मैं वर्सोवा बीच पर पुलिस वालों के साथ खड़ा हूँ। पुलिस वालों के साथ? क्या बात है सूरज? एक बुरी खबर है यार, हमारे दोस्त दीपक का खून हो गया है। तू यहाँ जल्दी से पहुंच मेरे भाई। तू फिक्र मत कर, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच रहा हूँ। राजू अपनी बाइक लेकर बीच की ओर चल पड़ता है। कुछ ही देर में राजू घटना स्थल पर पहुंच जाता है। राजू, अच्छा हुआ तू आ गया। पुलिस वाले तुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए इंस्पेक्टर साहब, क्या पूछना चाहते हैं? तुम्हारा नाम? मेरा नाम राजू श्रीवास्तव है सर। तुम्हारे दोस्त दीपक का कत्ल ठीक 2 घंटे पहले हुआ है। क्या मैं जान सकता हूँ 2 घंटे पहले तुम कहाँ थे? आप मुझ पे शक कर रहे हो साहब? देखो, शक करना हमारा काम है। अगर तुम कातिल नहीं हो तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। 2 घंटे पहले मैं अपने घर पर ही था। आप चाहो तो मेरे घर का सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हो। वो तो ठीक है, दरअसल मैं ये जानना चाहता हूँ कि दीपक के हाथ पर लिखा है नाउ योर टर्न, मतलब कि अब तेरी बारी। इसका क्या मतलब? अब तेरी बारी सुनकर राजू और सूरज के होश उड़ जाते हैं। दोनों के रहस्यमय रिएक्शन कुछ और कहानी बयां कर रहे थे। तुम जा सकते हो, मगर जब तक मैं न कहूं तब तक शहर छोड़कर मत जाना। राजू और सूरज घर की ओर चल पड़ते हैं। फिर क्या हुआ? दीपक की मौत के बाद हम चारों दोस्त काफी डर गए थे, क्योंकि दीपक के हाथ में लिखा था अब तेरी बारी। दूसरे दिन रात को प्रेम, राजू, विक्की और सूरज चारों दोस्त एक जगह पर मिलते हैं। दोस्तों, अब क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्यों? कांड करते वक्त तो बड़ी होशियारी मार रहा था, अब फट रही है। हाँ, क्योंकि दीपक के हाथ पर लिखा था अब तेरी बारी। और प्रेम को लग रहा है कि अब उसकी बारी है। ये तो है ही फट्टू। हंस मत, जब तेरे सामने खून पीने वाला पिशाच आ जाएगा ना, तब पता चल जाएगा कि तू कितना महारथी है। देखो, ये वक्त बहस करने का नहीं है। मुझे लगता है कि दीपक का मर्डर खून पीने वाले पिशाच ने ही किया है, और उसने ही दीपक के हाथ पर लिखा है कि अब तेरी बारी। इसका मतलब है कि पिशाच अब हम चारों में से किसी एक को मारेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। ए फट्टू, अगर किसी दिन तेरा सामना उस पिशाच से हो जाए ना, तो उसे कह देना कि अगर दम है तो मुझे मार के दिखा। विक्की तेरी तरह फट्टू नहीं है, फट्टू साला। काश हम लोगों ने वो कांड नहीं किया होता तो अच्छा होता। अरे यार, ये फट्टू मेरा दिमाग खराब कर रहा है। देखो, मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। यार विक्की, मेरा घर रास्ते में ही है, मुझे घर तक छोड़ देगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है फट्टू, चल गाड़ी में बैठ जा। प्रेम विक्की की जीप में बैठ जाता है और दोनों घर की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही जीप जाती है, उसी वक्त एक और प्रेम अपनी बाइक लेकर वहां आता है। माफ करना दोस्तों, मैं थोड़ा लेट हो गया। प्रेम को देखते ही सूरज और राजू के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर ये प्रेम है तो विक्की के साथ गया वो कौन था? प्रेम, तू अगर यहाँ है तो वो कौन था? क्या मतलब? मैं समझ गया, विक्की की जान खतरे में है। पिशाच तेरा रूप लेके अभी अभी विक्की के साथ यहाँ से गया है। क्या बक रहा है? हाँ यार, मैं सच कह रहा हूँ। तब तो हमें किसी भी सूरत में विक्की को बचाना होगा। चलो। विक्की को पिशाच से बचाने के लिए फौरन तीनों दोस्त निकल पड़ते हैं। ए फट्टू, मेरा मतलब प्रेम, तू इतना डरता क्यों है? क्योंकि डर के आगे जीत है। गलत, क्योंकि डर के आगे कभी जीत हो ही नहीं सकती। डर के आगे सिर्फ मौत होती है। तूने शोले देखी थी ना? उसमें गब्बर भी यही बोला था कि जो डर गया समझो मर गया।
मैं भी तो यही कह रहा हूँ, जो डर गया वो मर गया। कुछ ही क्षणों में प्रेम पिशाच बन जाता है। जो डर गया समझो मर गया। थोड़ी ही देर में प्रेम, सूरज और राजू वहाँ पर आ जाते हैं। तब विकी को मरा हुआ पाते हैं। विकी के हाथ पर भी वही लिखा था, अब तेरी बारी। हे भगवान, अब क्या होगा? विकी के हाथ पर भी वही लिखा है, अब तेरी बारी। मैंने तो सुना है प्रेतात्माओं की सरहद होती है, वो अपनी सीमा के पार कभी नहीं जा सकते। हाँ तो मैं यहाँ रह के कुत्ते की मौत मरना नहीं चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। मैं कनाडा चला जाऊंगा। और फिर मैं कनाडा आ गया। अच्छा मुझे ये बताओ, वो पिशाच तुम सबको मारना क्यों चाहता था? दरअसल हमने एक अघोरी का अपमान किया था और गुस्से में आके अघोरी ने हमारे पीछे एक पिशाच को लगा दिया था। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। बताता हूँ। एक दिन जंगल में एक अघोरी कड़ी साधना कर रहा था और हमने उसकी साधना भंग कर दी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। बाबा क्या कर रहे हो? दिखता नहीं है मूर्ख, मैं साधना कर रहा हूँ। सामने तो खाना रखा हुआ है, हम तो समझे आप खाना पका रहे हो। क्यों दोस्तों? अपमान, घोर अपमान, इसकी सजा मिलेगी। अब एक के बाद एक तुम सबको मरना पड़ेगा। हे पिशाच वीर, जब तक तुम इन लोगों को मारोगे नहीं, तब तक मैं तुम्हारी साधना नहीं करूंगा। और उसके बाद मौत का सिलसिला शुरू हो गया। क्या वो पिशाच तुम्हें मारने के लिए यहाँ तो नहीं आएगा ना? नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? वो जरूर आ सकता है, किसी का भी रूप लेकर आ सकता है। ये भी तो हो सकता है तुम्हारे सामने खड़ी सुमन पिशाच ही हो। यार मेरी जान निकल रही है और तुझे मजाक सूझ रहा है। और कुछ ही क्षणों में सुमन पिशाच बन जाती है। तूने भी तो अघोरी बाबा से मजाक किया था। Now your turn. अब तेरी बारी है। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुझे छोड़ दूं? तुम लोगों ने हमारे अघोरी बाबा का अपमान किया था, इसलिए सजा तो मिलेगी ही। हाँ? और पलक झपकते ही पिशाच प्रेम को मार देता है। What a surprise! राजू तू यहाँ? प्लीज कम इन। तूने ठीक कहा था, प्रेतात्माओं की सरहदें होती है और वो अपनी सीमाओं के पार कभी नहीं जा सकते, और इसीलिए तू मेरी तरह अपनी जान बचाने के लिए यहाँ कनाडा आ गया। हाँ यार, तूने यहाँ आकर गलती कर दी। क्या मतलब? फिर प्रेम अपना हाथ दिखाता है जिस पर लिखा हुआ है, अब तेरी बारी। हाँ? ये देखते ही राजू के होश उड़ जाते हैं। प्रेम पिशाच बन जाता है और राजू को मार देता है। और फिर पिशाच अपना बदला लेकर वापस अघोरी के पास चला जाता है। नरक की ट्रेन। रोहन, अनिल, समीर, पूजा और तानिया ये सभी हिमालय पर पर्वतारोहण के लिए गए थे। इनके साथ भुवन गाइड भी था। इन 6 लोगों की टीम सवेरे 5 बजे होटल से निकलने की तैयारी कर रही थी। अरे अनिल कहाँ हो? उठो जल्दी चलो यार, देर हो रही है। अगर टाइम पर नहीं पहुँचे तो फिर शिविर में पहुँचने में देर हो जाएगी। भुवन सर नीचे गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। ओ यार, तूने पहले क्यों नहीं उठाया? चल मैं 2 मिनट में तैयार होके आता हूँ। Hey guys, come on, hurry up! सभी आ गए? सर तानिया नहीं आई अब तक। अरे जल्दी पूछो कहाँ है वो? अब हम 1 मिनट भी लेट नहीं कर सकते। हे, वो देखो तानिया आ रही है। कहाँ रह गई थी? जल्दी बैठो।
अगर 1 मिनट बाद आती तो हम सब नहीं मिलते। वो सर, कल रात में मैं अपनी आंटी के यहाँ चली गई थी। वो हमारे होटल से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही रहती है। जैसे ही मैं घर से निकली, एक काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट लिया। बस आंटी बोली कुछ देर रुक जाओ। तानिया, हम 21वीं सदी में हैं और तुम लोग आज भी 18वीं सदी का जीवन जी रही हो। सर, हमें लगता है कुछ देर रुककर हमें निकलना चाहिए। पहले तानिया का रास्ता बिल्ली काट दी और अब जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट की कि समीर ने छींक दिया। कोई अनहोनी का संकेत है, क्यों तानिया? हाँ सर, मुझे भी लगता है। डोंट वरी, ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ अक्सर ऐसा होता रहता है। हम साइड से निकल जाते हैं। सर, हम अभी भी कह रहे हैं, पहाड़ के चढ़ाई का प्रोग्राम हमें आज ब्रेक कर देना चाहिए। तानिया, तुम बहुत जल्दी नर्वस हो जाती हो। डरो मत, मैं हूँ ना। कुछ देर में वो पहाड़ के पास पहुँच जाते हैं। गाड़ी वही छोड़ सभी पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। इस बीच कई घटनाएं होती है, लेकिन उनको इग्नोर कर सभी फर्स्ट स्टेज पार कर बर्फीली समतल जगह पर पहुंच जाते हैं। अचानक पूजा की तबीयत खराब हो जाती है। सभी एक जगह तंबू गाड़कर फर्स्ट एड से कुछ दवाइयाँ निकालकर पूजा को देते हैं, लेकिन उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जाती है। सॉरी गाइस, हमें ये मिशन यहीं रोकना होगा। हमें अभी वापस लौटना होगा। लेकिन ये पूजा कैसे लौटेगी? इसकी स्थिति तो चलने लायक नहीं है। इसको हमें यहीं छोड़ना पड़ेगा। पहाड़ की चोटी पर देखो, लगता है आंधियां चल रही है। 4 से 5 घंटे में यहाँ भी आंधी पहुँच जाएगी। फिर हम में से कोई भी नहीं बचेगा। मैं एक के लिए सभी का रिस्क नहीं ले सकता। नहीं, मैं अपने दोस्त को यूं ही छोड़कर नहीं जा सकती। तानिया, पागल मत बनो। सर, क्या हम इसे बारी बारी पीठ पर बांधकर नहीं ले जा सकते? तुम लोगों की दोस्ती और जज्बे को मेरा सलाम, लेकिन जिस रफ्तार से तूफान आ रहा है, हम इसे ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते। तभी ट्रेन की सीटी की आवाज सुनकर सभी एक दूसरे को अचंभित होकर देखने लगते हैं। तभी एक बार और इंजन की सीटी की आवाज आती है। क्या मैं जो सुन रहा हूँ वो तुम लोगों को भी सुनाई दे रहा है क्या? हाँ भाई, हम भी ट्रेन की सीटी की आवाज सुन रहे हैं। लेकिन मेरे अनुमान से इतनी ऊंचाई पर कोई रेलवे लाइन नहीं हो सकती। भूत प्रेत कहीं ऐसी आवाजें ना निकाल रहे हो? सर, ये देखिए, बर्फ के नीचे रेल की पटरी दिखाई दे रही है। हो सकता है नेपाल चाइना ने मिलकर इतनी ऊंचाई पर रेल लाइन बिछाई हो। सर, वो देखिए, ट्रेन हमारी तरफ ही आ रही है। रोको भैया, रोको, इमरजेंसी है, प्लीज। अब हमारे बचने की एकमात्र उम्मीद भी खत्म हो गई। अरे देखो, ट्रेन रुक गई। चलो सभी दौड़ो, मैं पूजा को पीठ पर लाद कर लाता हूँ। समीर, जाकर चेन पुलिंग कर देना, हम अभी आ ही रहे हैं। आओ, इस कंपार्टमेंट में कुछ लोग ही हैं, हम सभी एडजस्ट हो जाएंगे। हेलो भाई साहब, थोड़ा सा खिसक जाए अब तो हम भी बैठ जाएंगे। ओह नो सर, ये तो मरा हुआ है, ये भी मरा हुआ है। ओह माय गॉड, इस ट्रेन में सभी लाश ही है। मुझे तो पहले ही ऐसा लग रहा था। अब हम सब मारे जाएंगे। इतनी सारी लाशों के साथ अब हम कैसे सफर कर सकते हैं? अब क्या होगा? तानिया प्लीज शांत रहो। तुम्हें जब पहले से ही पता था तो ट्रेन पर चढ़ी क्यों? प्लीज तुम लोग घबराओ मत, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। समीर देखो, अगर कहीं चेन हो तो चेन पुलिंग करके उतर जाते हैं। सर, इस ट्रेन में कहीं भी चेन नहीं है जिसे खींचकर उतरा जा सकता है। ये ट्रेन लगातार चलती ही जा रही है, इसे रोकना संभव नहीं है सर। एक काम करो, पूजा को सामने वाली सीट पर सुला दो और हम सब यहीं पर बैठ जाते हैं। कहीं ना कहीं तो अगला स्टेशन आएगा तो हम लोग उतर जाएंगे। सभी लोग पूजा को नीचे वाले बर्थ पर सुलाकर सब वहीं पर बैठ जाते हैं। तभी अचानक ऊपर के बर्थ पर से एक लाश नीचे गिरती है। बाप रे, मैं मरना नहीं चाहती। ओ भैया, मुझे छोड़ दो। भुवन सर बचाओ, भूत हमें मार देगा। तानिया, वो लाश ऊपर की सीट से लुढ़क गई है। बस डरो मत, ध्यान से देखो, उस पे कोई हरकत हो रही है। पर मैं डर के मारे मर ही जाऊंगी। तानिया, तुम पूजा के साथ बर्थ पर जाकर आंखें बंद करके सो जाओ, पूजा को भी डर नहीं लगेगा। भूत, अनिल, राहुल, भुवन मुझे बचाओ। भूत मुझे बाल खींचकर मार रहा है। तानिया क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रही हो? बाल तो मैं खींच रही हूँ।
मुझे जोरों से प्यास लगी है। बैग में से बोतल निकालकर मुझे दो ना प्लीज। तुम थी? मेरी तो हालत बुरी हो गई थी। तुम्हें नहीं पता कि हम लाशों के साथ सफर कर रहे हैं। क्या कहा? ओह माय गॉड! अरे वो देखो खिड़की से बाहर, ये ट्रेन आसमान की ओर जा रही है। माय गॉड, बिना पटरी के ये ट्रेन आसमान में जा रही है। करीब रात के 2 बजे एकाएक सभी लाशों में हरकत शुरू होने लगती है। कोई उठ कर बैठ जाता है तो कोई उतरकर टहलने लगता है, कोई बाथरूम की ओर जाता है तो कोई उठक बैठक करने लगता है। ये सब देखकर सभी डर जाते हैं। इसी बीच एकाएक ट्रेन में ब्रेक लग जाती है। चलो जल्दी उतरो सभी। सर आप गेट के पास है, पहले आप उतरिए। पूजा तो उतर जाएगी ना अपने आप। हाँ बाबा चल अब उतर। सभी ट्रेन के नीचे उतर जाते हैं। उनके उतरने के बाद लाशें भी अपने आप स्टेशन पर उतरने लगती है। ये लोग दौड़कर भागते हैं। जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो वहाँ लिखा होता है, नर्क में आप लोगों का स्वागत है। और जैसे ही बाहर निकलते हैं 2 कुड़े सभी को मारे जा रहे थे। जैसे तैसे बगल से निकलकर शहर जाते हैं। शहर में पहुंचने पर चारों तरफ मारपीट, चाकूबाजी और वहां के प्रशासन लोगों को पकड़ कर गरम कराहे के खौलते हुए तेल में डाल रहा था। तभी ट्रेन की सीटी बजती है। ट्रेन भाग जा रही है, भागो सभी यहाँ से। सर नरक के सिपाही ने हमें देख लिया है, भागो यहाँ से। सर पूजा छूट गई। तानिया मेरी चिंता छोड़, तू ट्रेन पकड़। चल पूजा मेरे कंधे पर आजा। रोहन थोड़ा और तेज, मैं जानता हूँ तू ट्रेन पकड़ लेगा। रोहन तेरे पीछे यमदूत है। समीर ये ले पूजा को पकड़। सभी लोग ट्रेन पर सवार होते हैं। यमदूत रोहन को पकड़ लेता है। तभी भुवन ट्रेन से सीधे यमदूत पर कूद जाता है और रस्सी से यमदूत को बांध देता है। यमदूत कुछ समझ पाता उससे पहले दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ट्रेन चल देती है। कुछ ही समय में सभी लोग वापस हिमालय के कैंप एरिया में आ जाते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।